गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हमारा पहला टॉपिक है ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ऑक्शन के लिए यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है उसका प्रपोजल होता है कि हमको जो ऑक्शन करना है स्पेक्ट्रम को, तो उसके लिए यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब याद रखो, इसके अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अनटिल अनलेस, जैसे कि जब कोई 2G स्पेक्ट्रम या कोई घोटाला हो जाता है, कोई केस हो जाता है, तब जो ये स्पेक्ट्रम की जो है हमारी पूरी एलोकेशन, तब वो पार्लियामेंट के पास जो है तब जाती है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है कि जो स्पेक्ट्रम है उसको एलोकेट करना है, उसको ऑक्शन करके एलोकेट करना है किसको। तो ये सारा डिसीजन जो है वो जो है गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है ये। तो अब रिसेंट जो गवर्नमेंट करने जा रही है जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन, वो उसमें 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 800, 900, जो जितना भी ये बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड्स, इन सब के ऑक्शन होने लगी है। और ये 20 साल के लिए वैलिड होगा ये। ठीक है। और इससे गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 4 लाख, 3,92,000 करोड़, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का जो है वो रिजर्व प्राइस है। बाकी डिपेंड करेगा कि ऑक्शन में कितना मिलता है उनको, बट वो वैल्यूएशन लगा के बैठे हैं कि इसकी इतनी ऑलमोस्ट वैल्यूएशन है। जो हम स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन करने लगे हैं उसकी वैल्यूएशन इतनी है। ठीक है। तो ऑक्शन की कैसे जाएगी? तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे। जो ऑक्शन करेंगे, जो बिडर्स होंगे, उनके पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो वो एक ही बारी में सारा पैसा दे दें, या फिर वो एक तरह से ईएमआई जैसा होता है ना, कि ईएमआई का ऑप्शन होता है कि वो 50% दे दें पहले, या 25% दे दें, ऐसे उनके पास ऑप्शन होगा। ठीक है। एक उसके अंदर और होता है, आपने सुना होगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, बहुत हमारा न्यूज़ में भी चलता आ रहा है एजीआर का कंसेप्ट। इसको बहुत बार हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो एजीआर भी उसमें देना पड़ेगा उनको 3%, एक्सक्लूडिंग वायरलाइन सर्विसेज। अब ये वायरलाइन सर्विसेज जो होती हैं, ये कौन सी होती हैं? जो वायर्ड सर्विसेज होती हैं उस पर जो है, जो उससे कमाई होगी इनकी, जो टेलीकॉम कंपनीज़ की, उसके ऊपर जो इनकी कमाई है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में उनको उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बेसिकली अगर ऑक्शन जब होएगी इसकी स्पेक्ट्रम की, जब स्पेक्ट्रम ज़्यादा आ जाएगा टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के पास, तो सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे वो टेलीकॉम सर्विसेज। और जब टेलीकॉम सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे तो हमारी जो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ पे टेलीकॉम सेक्टर, तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा उसका इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है हमारा, वो जो है वो और इम्प्रूव होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया जिसमें $1 बिलियन का इंडिया को रिकवरी के लिए, कोविड-19 की जो सिचुएशन से रिकवरी के लिए इंडिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलेगा। ठीक है। तो अब जो हमने आत्मनिर्भर भारत जो जितने भी पैकेजेस निकाले हैं, उन सब में हमने ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का एक पैकेज निकाले हैं टोटल ये। तो उसके लिए जो लोन गवर्नमेंट ले रही है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स कर रही है, उसमें से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी बोरोइंग करी है। ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यू डेवलपमेंट एक तरह से इसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है। इट्स नॉट एन ऑफिशियल टर्म बट एक लूज टर्म में हम, क्योंकि ब्रिक्स का बैंक, ब्रिक्स ने बनाया है ये बैंक, तो इसलिए हम इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ये एक तरह से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बनाया है। इसको 6th ब्रिक्स समिट में, जो फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुई थी 2014 में, उसमें इसको बनाया गया था। और प्रपोज कब किया था इसको? इंडिया ने ही प्रपोज किया था कि ऐसा एक बैंक होना चाहिए। जब दिल्ली में समिट हुई थी 2012 में, 4th ब्रिक्स समिट, तब इंडिया ने प्रपोज किया था कि एक ब्रिक्स वालों को अपना एक बैंक बनाना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया जो था वो प्रपोजर था। ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। इसको क्यों बनाया गया है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स जो हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ में, या फिर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ के ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट नहीं करेगा, एमर्जिंग अदर अंडर सर्व्ड और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को भी ये लोन वगैरह देगा। ठीक है। तो इट्स नॉट कि ये सिर्फ बाकी जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है बैंक, बाकी कंट्रीज़ को भी ये सपोर्ट करेगा। इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई में है, चाइना में। तो याद रखना, कई बार कंफ्यूज कर लोगे आप। AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। ठीक है। इसको 2018 में इसको NDB को ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। बैंक जो है वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करता है और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी ये फाइनेंस करता है लोन्स के साथ, या फिर गारंटी या इक्विटी पार्टिसिपेशन, किसी भी तरह से ये
पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी और प्राइवेट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को भी ये फाइनेंस करता है, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। 20% स्टेक है इंडिया का, इंडिया के पास बैंक का। तो सबके पास 20% स्टेक है ब्रिक्स मेंबर्स के पास, ठीक है। तो इसकी जो इंडिया को आज तक 28 जो टोटल लोन्स अभी तक एनडीबी ने दिए हैं उसमें से 28% लोन्स जो है वो इंडिया को मिले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोन किसको मिले हैं? चाइना को मिले हैं, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट जो लोन की प्रोपोर्शन है वो इंडिया को मिली है न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेरोड्स पैलेस। अब ये आपको टॉपिक में आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या टॉपिक है। बेसिकली इसराइल में है, सिचुएटेड है ये हेरोडियम। वहाँ पर किंग हेरोड्स का पैलेस था, उसको जो है इसराइल ने टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किंग हेरोड्स जो है वो कौन है, और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे लोकेशन कौन सी है, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हेरोडियम जो है वो एक वो न्यूज़ में चल रहा था, तो ये जगह कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बैंक जो है वहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि इस टाइम पे लेकिन इसराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। बेथलेहम के पास है ये, तो इसराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा डिटेल्स देख लेना, इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बट हाँ देर इज़ अ चांस कि यूपीएससी, क्योंकि ये बहुत ही एक जो है अनकन्वेंशनल सी न्यूज़ है, तो ये क्या पता इस पे क्वेश्चन है कभी पूछा जा सके, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं फार्म प्रोटेस्ट के बारे में, उन सबको एक बार आप साइड पे रख के, सारी पॉलिटिक्स को साइड पे रख के, सिर्फ रैशनल तरीके से इस जो न्यूज़ आइटम को है वो समझना। सारी पॉलिटिक्स अपनी भूल जाओ इस टाइम पर, और सब कुछ आप एक न्यूट्रल, आप क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर सोचना है, बिल्कुल न्यूट्रल रैशनल तरीके से आपको समझना है ये टॉपिक, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट कमेंट अबाउट योर पॉलिटिक्स और योर इमोशंस दैट आर अटैच्ड विद फार्म प्रोटेस्ट्स और एनीथिंग, ठीक है। इसको सिर्फ हम न्यूट्रल तरीके से समझेंगे। ये सिचुएशन को हम समझते हैं कि पंजाब जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कैसे अचीव कर सकता है, ठीक है। ये तो इसके ऊपर तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि पंजाब को अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पैडी और वीट के कल्टीवेशन से, खासकर पैडी के कल्टीवेशन से मूव अहेड करके आगे बाकी चीज़ों पर मूव करना चाहिए। इस पर तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, तो सब एग्री करते हैं इस चीज़ को, इसलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ अपने नोशंस को साइड रख के इसको ध्यान से समझना। तो एक्सटेंट क्या है पैडी और वीट मोनोकल्चर का पंजाब में? मोनोकल्चर क्या होता है कि एक ही क्रॉप को बार 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 उगाते रहना सेम लैंड पे, ठीक है। तो पैडी और वीट जो है, टोटल पंजाब का जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 2018-19 में 78.3 लाख हेक्टेयर्स था, उसमें से 84% जो है वो वीट और पैडी ही उस पर उगता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख लो कि 84 पॉइंट मतलब 85% जो है जो लैंड पर सिर्फ वीट और पैडी उगाया जा रहा है, ठीक है। तो वीट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल क्योंकि वो पंजाब के क्लाइमेट को सूट करता है, बट पैडी इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। और जबकि पल्सेस को उगाना चाहिए था, मेज़ को उगाना चाहिए था, बाजरा को, ऑयल सीड्स को, कॉटन को उगाना चाहिए था, बट इसको नहीं उगाया गया पैडी और वीट के ऊपर, ड्यू टू सम पॉलिसीज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, जिसकी भी गलती है उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत लंबे टाइम तक पैडी और वीट को उगाया जाता रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वेजिटेबल के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई है इनकी, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट इनफ टू क्वालिफाई फॉर एनी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब मोनोकल्चर से प्रॉब्लम क्या आती है? बार बार हम पैडी और वीट ही उगाते रहते हैं कि जब सर्दी आई तो हमने वीट उगा दिया, जब गर्मी आई तो हमने पैडी उगा दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारे पेस्ट होते हैं जो, उनको आदत पड़ जाती है, ठीक है। जब वो देखते हैं कि बार बार सेम क्रॉप उगी जा रही है उस लैंड पे, तो उनको आदत पड़ जाती है, फिर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो पेस्ट जो है वो अटैक करने लगते हैं, और जो हमारी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। तो हमारी क्रॉप जो है वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है उसकी वजह से। अगर आप बार बार डिफरेंट क्रॉप उगाओगे अपने लैंड पर, तो जो पेस्ट है उनके अंदर जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से जो जो पैथोजेंस हैं या पेस्ट्स हैं, उनके पास जो है ये डेवलप नहीं हो पाएगी, और वो जो है जो लैंड पे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, प्लांट के में ही रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और वो पेस्ट अटैक्स को थ्वाट कर देंगे, वो पेस्ट को अटैक नहीं करने देंगे, ठीक है।
और वीट और पैडी जो है वो, जैसे जो आपने सुना है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है कि नाइट्रोजन उठा के एटमॉस्फेयर से वो जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारी पल्सेस और लेग्यूम क्रॉप्स कहते हैं जिनको हम, वो हमारे सॉइल में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल के न्यूट्रिशन बढ़ता है। लेकिन वीट और पैडी ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बल्कि वो कंज्यूम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पल्सिस और लेग्यूम्स, जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं। जो वीट और पैडी है वो रादर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जा रहे हैं, और उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ रहा है पंजाब में किसानों को, ठीक है। तो एक तरह से उनके एक तो इन्वायरमेंट का भी लॉस है, दूसरा उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, ठीक है। अब पैडी जो है वो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब पंजाब के केस में वीट का तो इशू नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है पंजाब की वो बहुत अच्छी हैं फॉर द क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है। नॉट फॉर पैडी बट फॉर वीट। तो पैडी की ही प्रॉब्लम है, यस, पैडी की ही इशू है, पैडी को ही हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से पंजाब से। क्यों? अब ये देख लेते हैं रीजंस क्या हैं इसके। पैडी जो है वो वार्म सीजन की क्रॉप है, उसको हाई टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं पसंद होता, ठीक है। लेकिन हमारे इधर पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो उसके लिए सही नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको और ज़्यादा पानी देना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो जब जो पैडी है उसको हम ईस्टर्न, सेंट्रल या सदर्न इंडिया में आराम से उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर जो है वो सफिशेंटली अवेलेबल है, वहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नदर्न इंडिया। अब जो दूसरा रीज़न है वो पहले रीज़न से लिंक्ड है, जैसा मैंने आपको बोला कि पैडी को लो टेम्परेचर्स जो है नहीं चाहिए होते, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। फार्मर्स जो हैं वो वीट को सिर्फ 5 टाइम्स इरीगेट करते हैं, लेकिन पैडी को 30 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा इरीगेट करना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए, एक बार इरीगेशन में, 1 एकड़ पर अगर एक बार इरीगेशन करनी है तो 2 लाख लीटर ऑफ पानी लग जाता है, ठीक है। तो आप सोचो कि 30 इरीगेशन लगेंगी अगर 1 एकड़ पे क्रॉप को, तो कितना पानी जाता होगा इन अ स्टेट वेयर द ग्राउंड वाटर इज ऑलमोस्ट डिप्लीटिंग एट अ वेरी हाई रेट, ठीक है। ऊपर से स्टेट की पॉलिसीज़ क्या है कि किसानों को फ्री पावर दी हुई है इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन के लिए फ्री पावर देने की वजह से क्या हो रहा है कि ओवर इरिगेशन भी हो रही है, तो ग्राउंड वाटर का और ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है। तो आने वाले कुछ टाइम में पैडी जो है वो ऑटोमेटिकली भी, क्योंकि हम अपने ग्राउंड वाटर को ख़त्म करते जा रहे हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ही जो पैडी है वो वाइबल नहीं रहेगा किसानों के लिए, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो धीरे 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 ख़त्म होती जा रही हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। ऊपर से जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनको वाटर की जो सबसे ज़्यादा जिसमें वाटर यूज़ होता है, पूसा 44, ये वाली वैरायटी जो पैडी है, जिसमें क्योंकि क्यों उगाते हैं इसको ज़्यादा, क्योंकि इसमें यील्ड ज़्यादा है। इसमें 32 क्विंटल्स जो है यील्ड आती है 1 एकड़ पर, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ जो पैडी जिसमें 26 क्विंटल वीट आती है, तो इसमें ज़्यादा क्विंटल वीट जो है यील्ड आती है, इसलिए इसको उगाया जाता है पंजाब में, ठीक है। लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, यस, पंजाब प्रेजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट इन 2009 में ये एक्ट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपने नर्सरी सोइंग करनी है पैडी की तो आप 15 मई से पहले कर सकते हो, और अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी करनी है तो आपको जून 15 तक करनी पड़ेगी। अब इससे क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम उन्होंने डिले कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि हार्वेस्टिंग भी बहुत डिले हो जाएगी। तो जो हार्वेस्टिंग है वो अक्टूबर एंड तक डिले हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी और सोइंग ऑफ वीट जो है उसमें बहुत कम टाइम रह जाता है। जब इतना कम टाइम रह जाता है तो फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पैडी को जलाने के बजाय, जलाने की जगह, ठीक है। जब वो स्टेबल बर्निंग करते हैं, फिर उससे क्या होता है हमारा एयर पोल्यूशन आ जाता है दिल्ली में। तो एक तरह से हमने पानी बचाने के लिए पंजाब में एक और दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन करने के लिए हमने एयर पोल्यूशन को जन्म दे दिया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो लुधियाना की, उन्होंने बोला है कि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ, जिसमें कम
कम ड्यूरेशन में जो पैडी तैयार हो जाता है, वो वाली वैरायटी ऑफ पैडी लगानी चाहिए अगर इन केस पैडी ही लगानी है आपको तो, ठीक है। तो PR-126 वैरायटी ऑफ पैडी है जो 2017 में रिलीज़ की गई, उसका जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 123 डेज़ है, और इसकी यील्ड भी जो है वो 30 क्विंटल्स है, ठीक है। और पूसा 44 जो है उसमें 31 इरीगेशंस लगती हैं, और PR-126 में 23 लगती हैं, और PR-121 में 26 लगती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक इरीगेशन में 2 लाख लीटर पानी लगता है, तो अगर हम 10 इरीगेशन बचा लेते हैं तो हम 20 लाख लीटर पानी पर एकड़ बचा लेते हैं, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए, पंजाब को जो नॉन बासमती पैडी है उसको 10 लाख हेक्टेयर तक जो है उसको वहाँ तक लिमिट कर देना चाहिए कि इतने ही एरिया में सिर्फ नॉन बासमती पैडी राइस लगेगा, ठीक है। और क्यों क्यों नॉन बासमती पैडी राइस को हम इतना कम लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बासमती वैरायटी होती है जो पैडी की, वो उसमें पानी जो है वो बहुत कम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉन बासमती वैरायटी ऑफ राइस या फिर पैडी, ठीक है। और जो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ है उसको भी बंद करने की ज़रूरत है, मीटरिंग करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ऑब्वियसली अगर आपको सब्सिडी देनी है तो आप मीटर लगा लो, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया उसके अंदर यही प्रोविज़न है कि फार्मर को आपको सब्सिडी देनी है, उनको आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है, कोई बात नहीं, आप उनके फार्म में मीटर लगा दो कि कितना उन्होंने कंज्यूम किया है, ठीक है। वो एक बार पे करेंगे अपनी जेब से, अपना बिल पे करेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनके अकाउंट में वो पैसा वापस डाल दे। इससे क्या होगा कि फार्मर को खुद रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर रहा हूँ। एक तरह से सिर्फ बिहेवियरल ना जाएगा, इससे उनको फाइनेंशियल लॉस तो कुछ भी नहीं हो रहा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको पे कर रही है उनके सारे जो जितना भी वो उनका खर्चा आ रहा है। लेकिन एक बिहेवियरल चेंज आएगा उससे, जब वो देखेंगे कि ओवर जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। सिर्फ वही मोटिव है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का को लाने का के अंदर, ये जो है मीटरिंग का जो प्रोविज़न लाने का फार्मिंग के लिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि कॉटन, मेज़, ग्राउंडनट जो हमने देखा है, पल्सेस जो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये वाली जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है इसको जो है प्रेफरेंस नहीं दी गई ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद, लेकिन तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हमको। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं कि इन क्रॉप्स को प्रेफरेंस देनी शुरू करें। और इसको कैसे प्रेफरेंस दे सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव सपोर्ट दे रही है, जैसा आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये एक स्कीम शुरू की है कि वो मेज़ मेज़ जो है वो प्रोक्योर करेगी फार्मर्स से अच्छे रेट पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर, मार्केट प्राइस कंपेयर जैसे के जैसा एक कंपेटिटिव प्राइस पर मेज़ परचेज़ करेगी जो भी फार्मर्स से। वो क्यों लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऐसी स्कीम, ताकि जो पैडी और वीट का जो जो कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स, वो उससे मूव होके मेज़ की तरफ मूव हो जाए, ठीक है। तो सिमिलर सी ऐसी जो एक स्कीम है वो पंजाब गवर्नमेंट को भी लानी चाहिए, ताकि जो है पैडी से जो फार्मर्स हैं वो मूव करके मेज़ की तरफ या फिर पल्सेस की तरफ या इन सारी क्रॉप्स की तरफ आ जाएं जिसमें उनको पानी कम देना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।